हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम लोग हीट एंड वर्क पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स में। तो इसके पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने बढ़िया से हीट के बारे में पढ़ा। आज हम लोग वर्क के बारे में पढ़ेंगे। ये जो वर्क होता है वो दो तरह का होता है। एक को कहते हैं पीवी वर्क और दूसरे को कहते हैं नॉन पीवी वर्क। ये पीवी वर्क क्या होता है, नाम में उसका अर्थ छुपा हुआ है। पीवी वर्क का मतलब प्रेशर वॉल्यूम वर्क। एक ऐसा वर्क जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम इन्वॉल्व होता है उसको हम लोग पीवी वर्क कहते हैं, यानी उसमें प्रेशर भी होगा और वॉल्यूम भी होगा। पीवी वर्क कहो या मैकेनिकल वर्क कहो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। दूसरा होता है नॉन पीवी वर्क, नाम में उसका अर्थ छुपा हुआ है। नॉन पीवी मतलब एक ऐसा वर्क जिसमें कि प्रेशर और वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं होता, उसको हम लोग नॉन पीवी वर्क के नाम से पुकारते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में जो वर्क किया जाता है उसमें प्रेशर और वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं होता, तो ऐसे वर्क को नॉन पीवी या नॉन मैकेनिकल वर्क कहते हैं। जैसे ये फैन मूव कर रहा है लेकिन इस फैन में प्रेशर और वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में ये वर्क हो रहा है, तो ऐसा वर्क जिसमें कि प्रेशर और वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं होता उसको हम लोग नॉन पीवी या नॉन मैकेनिकल वर्क कहते हैं। क्या समझा? पीवी वर्क कहो या मैकेनिकल वर्क कहो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। नॉन पीवी वर्क कहो या नॉन मैकेनिकल वर्क कहो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये नॉन मैकेनिकल वर्क जो है, जैसे कि ग्रेविटेशनल फील्ड में किया हुआ वर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में किया हुआ वर्क, ये आप फिजिक्स में पढ़ते। हम लोग यहाँ फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं पीवी वर्क। ये जो पीवी वर्क हम लोग पढ़ेंगे, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, उसके लिए हम लोग को जानना है साइन कन्वेंशन। बढ़िया से सीखोगे भाई, ये साइन कन्वेंशन बहुत बढ़िया से आना चाहिए। फिजिक्स में वर्क का साइन कन्वेंशन फिजिकल केमिस्ट्री के साइन कन्वेंशन से डिफरेंट होता है। यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़े और वर्क का साइन कन्वेंशन, कन्वेंशन का मतलब मान्यता। IUPAC साइंस की जो बड़ी संस्था है वो मानती है कि कब एक्सपेंशन होगा तो वर्क क्या होगा, कंप्रेशन होगा तो वर्क क्या होगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जब सिस्टम एक्सपैंड करता है, दो केस हो सकता है। एक्सपेंशन का मतलब ये हुआ कि सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ गया। सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ गया अर्थात डेल्टा V का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुआ। तो ऐसे केस में जबकि एक्सपेंशन होता है, सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ता है, तो ऐसे केस में सिस्टम वर्क करता है। सिस्टम वर्क्स ऑन सराउंडिंग। सिस्टम वर्क करता है सराउंडिंग पर, और जब भी सिस्टम वर्क करता है IUPAC कन्वेंशन के अनुसार जब भी सिस्टम वर्क करता है तो ऐसे केस में वर्क डन का साइन नेगेटिव लेते हैं। क्या सीखा? एक्सपेंशन होगा, कौन काम करेगा? सिस्टम काम करेगा। साइन क्या लोगे? माइनस लोगे। सिस्टम जब भी काम करेगा तो साइन माइनस होगा। यदि कंप्रेशन हुआ, कंप्रेशन का अर्थ क्या? सिस्टम का वॉल्यूम का घट जाना। डेल्टा V मतलब V2 माइनस V1 नेगेटिव होगा, वॉल्यूम घट गया। यानी सिस्टम का वॉल्यूम घट गया, जिसको हम लोग कंप्रेशन कहते हैं। और जब भी कंप्रेशन होगा तो सराउंडिंग काम करेगा। किस पर? ऑन सिस्टम। सराउंडिंग विल वर्क ऑन सिस्टम, और जब भी सराउंडिंग काम करेगा तो साइन कन्वेंशन वर्क का पॉजिटिव होगा। बढ़िया से याद कर लो भाई, सिस्टम काम करेगा तो नेगेटिव, सराउंडिंग काम करेगा तो पॉजिटिव, एक्सपेंशन होगा तो नेगेटिव, कंप्रेशन होगा तो पॉजिटिव। एक्सपेंशन होगा सिस्टम काम करेगा, कंप्रेशन होगा सराउंडिंग काम करेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आपने कोई क्वेश्चन को सॉल्व किया और क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद वर्क डन का जो वैल्यू आया -20 किलो जूल आया। बताओ ये वर्क डन का जो साइन -20 किलो जूल आया, प्लस आया कि माइनस आया? माइनस आया। कौन काम किया? माइनस का मतलब सिस्टम काम किया। माइनस का मतलब सिस्टम काम किया, सिस्टम वर्क। किस पर काम किया? सराउंडिंग पर काम किया। एक्सपेंशन हुआ कि कंप्रेशन हुआ? जब भी वर्क डन का साइन नेगेटिव होता है तो इसका मतलब है कि एक्सपेंशन हुआ। एक्सपेंशन हुआ। माइनस का मतलब एक्सपेंशन। काम कौन करेगा? सिस्टम। किस पर? सराउंडिंग पर। कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और वर्क डन का साइन
पॉजिटिव आया। मान लो +50 किलो जूल। बताओ नेगेटिव आया कि पॉजिटिव? पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आने का मतलब सराउंडिंग काम किया, सराउंडिंग वर्क। किस पर? सिस्टम पर काम किया। सराउंडिंग ने सिस्टम पर वर्क किया। प्लस का मतलब क्या? एक्सपेंशन, कंप्रेशन, कंप्रेशन हुआ। यानी कि क्वेश्चन में यदि कहे कि सिस्टम डिड वर्क इक्वल टू 20 किलो जूल, क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड लेता है, साइन आपको लगाना पड़ता है। फॉर्मूले में अगर वर्क का साइन लगाना है और क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड दिया हुआ है तो देखोगे कि किसके बारे में लिखा। सिस्टम अगर वर्क किया तो निगेटिव, यानी सिस्टम डिड वर्क इक्वल टू 20 किलो जूल, तो W लोगे -20 किलो जूल। इसी तरह से क्वेश्चन में लिखा रहे सराउंडिंग डिड वर्क इक्वल टू 50 किलो जूल, या वर्क वाज डन ऑन द सिस्टम इक्वल टू 50 किलो जूल, यानी सराउंडिंग काम कर रहा है और न्यूमेरिकल वैल्यू वर्क का आपको साइन के साथ रखना है। तो माइनस लोगे प्लस, प्लस लोगे, सराउंडिंग काम करेगा तो प्लस और सिस्टम काम करेगा तो माइनस। एक्सपेंशन, फिर से एक्सपेंशन कौन काम करेगा? सिस्टम। क्या लोगे? निगेटिव। कंप्रेशन कौन काम करेगा? सराउंडिंग। क्या साइन लोगे? पॉजिटिव। तो भाई हम लोगों ने समझ लिया कि कब वर्क पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। एक्सपेंशन होगा नेगेटिव, कंप्रेशन होगा पॉजिटिव, सिस्टम काम करेगा तो नेगेटिव, सराउंडिंग काम करेगा तो पॉजिटिव। तो कुछ एग्जाम्पल के हेल्प से हम लोग समझते हैं। ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछता है नीट में भी, जेईई मेन में भी और जेईई एडवांस में भी। जैसे पहले क्वेश्चन में देखो, हमें बताना है कि साइन जो होगा वर्क डन का क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा। तो H2O लिक्विड है, H2O गैस में जा रहा है, लिक्विड से गैस में जा रहा है। तो गैस का वॉल्यूम लिक्विड और सॉलिड के रिस्पेक्ट में बहुत 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 ज़्यादा होता है। अर्थात पहले वाले क्वेश्चन में ये जो H2O लिक्विड से H2O गैस का कन्वर्जन हुआ, वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ गया, इसका मतलब कौन काम किया? सिस्टम काम किया। और जब भी सिस्टम काम करता है तो वर्क डन का जो साइन होता है वो नेगेटिव होता है। दूसरा क्वेश्चन, N2 गैस और H2 गैस NH3 गैस में जा रहा है। ये केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन दे करके भी पूछेगा कि कौन काम कर रहा है, उस साइन का जो वर्क का साइन होगा वो क्या होगा। तो N2 गैस और H2 गैस आपस में रिएक्शन किया, NH3 गैस बना। देखोगे कि नंबर ऑफ मोल गैसियस सिस्टम का घट रहा है कि बढ़ रहा है। पहले नंबर ऑफ मोल गैसेस का जो था 1 मोल N2 का और 3 मोल H2 का, 3 और 1 4 था। लेकिन अब प्रोडक्ट का जो मोल है 2 मोल NH3 का बनेगा। मोल जब भी घटेगा तो वॉल्यूम भी घटेगा, मोल बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो चूंकि फाइनल नंबर ऑफ मोल जो है वो कम हो गया, नंबर ऑफ मोल डिक्रीज कर गया। इनका मतलब क्या? नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल घटेगा तो वॉल्यूम भी घटेगा। गैस का मोल प्रोडक्ट का रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में अगर कम होता है तो मोल घटेगा तो वॉल्यूम भी घटेगा। अगर वॉल्यूम घट गया तो कंप्रेशन हुआ, और जब भी वॉल्यूम घटेगा तो सराउंडिंग काम करेगा और वर्क डन का साइन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, है कि नहीं? वॉल्यूम बढ़ेगा तो नेगेटिव और वॉल्यूम जब भी घटेगा तो पॉजिटिव। वॉल्यूम बढ़ेगा सिस्टम काम करेगा और वॉल्यूम घटेगा तो सराउंडिंग काम करेगा। H2O लिक्विड से H2O सॉलिड। अब ये जो क्वेश्चन है IIT एडवांस में खास करके ज़्यादा पूछता है। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। मैक्सिमम टाइम्स जो बच्चा है इसका आंसर गलत देता है। देखो, इन जनरल अगर सॉलिड और लिक्विड एक ही सब्सटेंस का 2 फेज है तो सॉलिड का वॉल्यूम जनरली कम होता है और लिक्विड का वॉल्यूम ज़्यादा। लेकिन वाटर एक ऐसा सिस्टम है, वाटर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि सॉलिड जो कि आइस है, यह है क्या? आइस है। तो आइस की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, डेंसिटी आइस की, और डेंसिटी वाटर का, H2O लिक्विड का। तो डेंसिटी आइस का कम होता है, तो जिसका डेंसिटी कम होगा उसका वॉल्यूम ज़्यादा। अर्थात वॉल्यूम H2O सॉलिड यानी आइस बनने से वॉल्यूम बढ़ गया सिस्टम का। तो यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ गया, केयर शुड बी टेकन। इस क्वेश्चन में बहुत बच्चा गलत आंसर देता है। तो जब भी H2O लिक्विड से H2O आइस बनेगा, आइस की डेंसिटी कम होती है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम जब भी बढ़ेगा तो ऐसे केस में एक्सपेंशन हुआ तो कौन काम करता है भाई? सिस्टम। और सिस्टम जब काम करता है तो वर्क डन का साइन नेगेटिव होता है।
लास्ट वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, कैल्शियम कार्बोनेट है सॉलिड, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड CO2 में गैस में जा रहा है, बता सकते हो। रिएक्टेंट हमारे पास सॉलिड था लेकिन प्रोडक्ट में सॉलिड और गैस भी है। गैस का वॉल्यूम सॉलिड के रिस्पेक्ट में ज़्यादा नहीं बल्कि बहुत बहुत ज़्यादा होता है। गैस बना, वॉल्यूम बहुत बहुत बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, सिस्टम काम करेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो सिस्टम काम करेगा और वर्क डन का जो साइन होगा वो निगेटिव होगा। यानी किसी भी क्वेश्चन में चाहे केमिकल रिएक्शन का हो या फेज चेंज का हो, देखोगे कि वॉल्यूम जो है प्रोडक्ट का कम है या ज़्यादा। अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो सिस्टम काम किया और वर्क का जो साइन होगा वो निगेटिव होगा, और अगर वॉल्यूम घट गया तो कंप्रेशन होगा और ऐसे केस में सराउंडिंग काम करेगा और वर्क का जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए वर्क का एक मैथमेटिकल फार्मूला भी होना चाहिए। तो मैथमेटिकली वर्क हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में इस तरह से डिफाइन करते हैं, पी वर्क को -P एक्सटर्नल dV का इंटीग्रेशन V1 से लेकर के V2 तक। V1 इनिशियल वॉल्यूम है सिस्टम का और V2 सिस्टम का फाइनल वॉल्यूम है। और EXT का मतलब एक्सटर्नल प्रेशर है, बाहर का प्रेशर है। ध्यान दें इस फार्मूला में जो प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर है। इनिशियल वॉल्यूम V1, फाइनल वॉल्यूम V2 और dV का इंटीग्रेशन, ध्यान रहे साइन जो है यहाँ पर माइनस है। और यही अगर स्मॉल क्वांटिटी, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वर्क की बात करेगा तो हम लोग DW कहते हैं, और DW लिखेंगे -P एक्सटर्नल dV। इसी को इंटीग्रेट करेंगे V1 से लेकर V2 तक, ये इंटीग्रेट होकर के वर्क डन के बराबर हो जाएगा। अब इसी फार्मूला से 3 स्पेशल केस बना रहे भाई, है कि नहीं। ये फार्मूला अगर याद है तो ये तीनों स्पेशल केस के बारे में स्वतः अपने आप सोच सकते हैं, रटने वाली बात नहीं है। यदि एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है, बाहर का प्रेशर कह दिया कि वर्क वाज डन अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 atm, यानी बाहर का प्रेशर कांस्टेंट है। बाहर का प्रेशर कांस्टेंट होगा तो जो चीज़ इंटीग्रेशन में कांस्टेंट होती है वो बाहर निकल जाती है। यानी इस केस में एक्सटर्नल प्रेशर यदि कांस्टेंट है तो वर्क डन के लिए फार्मूला -P एक्सटर्नल V2 - V1। dV को इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा V, और उसका लिमिट रखोगे तो V2 - V1। यानी इस फार्मूले को तब लगाएंगे जबकि एक्सटर्नल प्रेशर का वैल्यू कांस्टेंट होगा। अगर एक्सटर्नल प्रेशर वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा तो क्या करोगे, ये फार्मूला ये हमेशा ही एप्लीकेबल, इस फार्मूले को लगा देंगे। दूसरा केस, स्पेशल केस, यदि बाहर का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर का वैल्यू 0 है। एक्सटर्नल प्रेशर का वैल्यू 0 का मतलब बाहर में, सिस्टम के बाहर में कोई प्रेशर ही नहीं है, तो उसको हम लोग 2 नाम से भी पुकारते हैं। एक कहते हैं फ्री एक्सपेंशन और दूसरा कहते हैं एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम। एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम कहो, फ्री एक्सपेंशन कहो, ध्यान से देखो, फ्री एक्सपेंशन कहो, एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम कहो, सिनोनिम है, पर्यायवाची है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। और उसका अर्थ होता है कि बाहर में प्रेशर जो है 0 है, यानी एक्सटर्नल प्रेशर 0 है। और एक्सटर्नल प्रेशर जब भी 0 होगा तो वर्क डन का वैल्यू 0 होगा। यानी 2 केस में वर्क डन 0 होता है जबकि एक्सटर्नल प्रेशर 0 है। और तीसरा केस जो ले रहे हैं जिसमें कि वॉल्यूम ही चेंज नहीं कर रहा, डेल्टा V का वैल्यू 0 हो, dV का वैल्यू 0 हो, आइसोकोरिक प्रोसेस हो, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि वॉल्यूम ही चेंज नहीं हो रहा। जैसे रिजिड कंटेनर में, ध्यान से सुनो, रिजिड कंटेनर का मतलब एक ऐसा कंटेनर जिसका वॉल्यूम चेंज नहीं करता। यानी जिस सिस्टम में वॉल्यूम ही चेंज नहीं कर रहा तो उसके लिए वर्क डन क्या होगा 0। यानी dV का वैल्यू 0, इंटीग्रेट करने पर भी 0 आएगा। 2 केस में वर्क डन का वैल्यू 0 होता है जबकि प्रोसेस आइसोकोरिक हो यानी वॉल्यूम चेंज ना करे तो वर्क डन 0। और दूसरा, अगर वर्क कांस्टेंट, वर्क जो है फ्री एक्सपेंशन या एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम यानी एक्सटर्नल प्रेशर जब 0 हो तो वर्क डन का वैल्यू 0 होगा। तो जो केस 4 है वो है रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क डन कैसे निकालें। देखो भाई, 2 तरह का प्रोसेस होता है, एक रिवर्सिबल, दूसरा इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस होता है और इरिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है वो फास्ट होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस पहले ही लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, अगर भूल गए हो तो फिर से पहला लेक्चर जाकर रिवाइज करो। रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम का इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर दोनों बराबर होता है। यानी प्रोसेस यदि रिवर्सिबल है तो उस केस में एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर दोनों बराबर हो जाएगा। तो वर्क डन के लिए जो फार्मूला -P एक्सटर्नल dV का इंटीग्रेशन V1 से लेकर के V2 तक था, एक्सटर्नल प्रेशर के जगह पर इंटरनल यानी सिस्टम का PEINT का मतलब इंटरनल प्रेशर, इंटरनल प्रेशर का मतलब सिस्टम का प्रेशर,
तो माइनस सिस्टम का प्रेशर dV और इसको इंटीग्रेट कर देंगे V1 से लेकर के V2 तक। तो हमने ये भी पढ़ाया था कि यदि आइडियल गैस है सिस्टम तो प्रोसेस रिवर्सिबल के लिए डायग्राम या ग्राफ हम खींच सकते। डायग्राम दिया हुआ है अर्थात प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल है। तो देखो मैथमेटिकली इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर हमारे पास ग्राफ है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए P और V के करस्पॉन्डिंग P और V का ग्राफ यदि दिया हुआ है तो उस प्रोसेस के नीचे, उस ग्राफ के नीचे का जो एरिया होगा वो वर्क डन के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। यानी PV का डायग्राम, अगर ध्यान सुनो, PV का डायग्राम दिया और उस डायग्राम के नीचे का जो एरिया आपने कैलकुलेट किया, ये P1 V1 था, P2 V2 था, P और V के करस्पॉन्डिंग ग्राफ दे दिया। आइडियल गैस के लिए ग्राफ दिया, इसका मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो इसके नीचे का जो एरिया है शेडेड, ये जो शेड कर दिया, वो इस ग्राफ के नीचे का जो एरिया है वो वर्क डन के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। यानी वर्क डन का जो मैग्नीट्यूड होगा, ये जो एरिया आप निकालेंगे कलर जो किया हुआ है, इस एरिया के बराबर होगा। अब साइन हम लगा सकते हैं, बड़ा आसान है। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, आपने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, एरिया निकाल लिया, तो वॉल्यूम बढ़ता है, सिस्टम काम करता है, माइनस साइन लगेगा। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिस्टम P1 V1 पर था, P2 V2 पर गया तो वॉल्यूम घट गया कि बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ता है तो साइन होता है माइनस, सिस्टम काम करता है। और इसी तरह से अगर इस पोजीशन से इस पोजीशन तक हम जाते हैं, मान लो ये A है, B है, ये A से B गए तो वॉल्यूम बढ़ा, साइन लगाओगे माइनस। मान लो कि ये जो एरिया है 20 आया तो वर्क डन का जो साइन आप लगाओगे -20। इसी तरह से अगर कंप्रेशन हो रहा होता, यानी B से A पर जा रहे होते, वॉल्यूम घट रहा होता, वॉल्यूम घटता है तो सराउंडिंग काम करता है, और सराउंडिंग काम करता है तो प्लस लेते हैं, वर्क का साइन प्लस लेते हैं, जो कि आगे भी हम लोग न्यूमेरिकल में आज ही समझने वाले हैं। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम लोगों ने वर्क डन पढ़ा कि -P इंटरनल dV का इंटीग्रेशन V1 से लेकर V2 तक होगा। एक न्यूमेरिकल से समझते भाई, हमने रिवर्सिबल प्रोसेस लिया जो कि आइसोथर्मल था। आइडियल गैस सिस्टम जो है, आइडियल गैस ले रहे हैं, मैक्सिमम टाइम हमारे पास जो सिस्टम होगा वो आइडियल गैस होगा, और मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन भी जो पूछता है उसमें सिस्टम आइडियल गैस ही होता है। तो चलो आइडियल गैस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस में T कांस्टेंट होता है, सिखाया है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और आइडियल गैस के लिए आपको पता है कि PV = nRT होता है कि नहीं। तो P को हम लिख सकते हैं nRT एंड डिवाइड बाई B। यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर दोनों बराबर होगा, क्योंकि प्रोसेस रिवर्सिबल है, यानी कि बाहर का जो प्रेशर है और आइडियल गैस का अंदर का जो प्रेशर है, या कहो आइडियल गैस का जो प्रेशर है, वो दोनों ही बराबर होगा। तो P को हम रिप्लेस कर सकते हैं फार्मूला में nRT डिवाइड बाई V से। अब वर्क के लिए हमारे पास फार्मूला है -P इंटरनल, दैट इज -P dV इंटीग्रेशन V1 से लेकर के V2 तक। अब P का वैल्यू ये पुट करो भाई, -nRT dV अपॉन V, इंटीग्रेट कर देंगे, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, T भी कांस्टेंट है, चूंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है ना। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे, V1 से लेकर के V2 तक। तो इसको इंटीग्रेट करने पर एक फार्मूला आ गया -nRT ln V2 अपॉन V1, है कि नहीं। तो वर्क डन बढ़िया से याद रखना है, वर्क डन प्रोसेस कैसा, रिवर्सिबल, और कैसा, आइसोथर्मल, यानी आइसोथर्मल के साथ साथ एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस यानी रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो वर्क डन के लिए जो फार्मूला आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद कर लेना भाई। क्या फार्मूला आया, -nRT ln V2 अपॉन V1। कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए तुमको पता है कि P1 V1 = P2 V2 होता है, बॉयल्स लॉ। P1 V1 = P2 V2, अर्थात V2 अपॉन V1 को इस फार्मूले से हम चेंज करके P1 अपॉन P2 में कर सकते। यानी फार्मूला -nRT ln P1 अपॉन P2 हो जाएगा। देखो फार्मूला में अगर प्रेशर की बात कर रहा है, क्वेश्चन में अगर प्रेशर की बात कर रहा है तो इस फार्मूले को लगाओगे और इस फार्मूले को लगाओगे प्रेशर वाला, तो P1 ऊपर में है और P2 बाद में है, नीचे में है। और अगर वॉल्यूम का फार्मूला लगाना चाह रहा है तो -nRT ln V2 अपॉन V1, वॉल्यूम V1 नीचे में और V2 ऊपर में है। तो केयर शुड बी टेकन, P1 अपॉन P2, ये V2 अपॉन V1, दोनों में साइन माइनस से। और इसी फार्मूले को ध्यान से सुनो, ln को अगर लॉग यानी बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो फार्मूला हो जाता है -2.303 nRT एंड लॉग
V2/V1, ये फॉर्मूला हो जाएगा -2.303 nRT एन लॉग P1/P2। तो ये जो चारों फार्मूला है सेम ही है, इसको बढ़िया से याद कर लेना है। ln में अगर लिख रहे हो तो यहाँ पर 2.303 नहीं होगा, और वही अगर लॉग में कन्वर्ट करके लिख रहे हो तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303 से। ये कहाँ से आ रहा है ये भी याद रखना। ln अगर x है और इसको बेस 10 में लॉग में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ऐसे करते हैं 2.303 एंड लॉग x। चूँकि यहाँ प्रोसेस जो है ना कैसा है, आइसोथर्मल, बॉयल्स लॉ आइडियल गैस के लिए लगेगा P1V1 इक्वल टू P2V2 और PV इक्वल टू nRT। यानी देखो कभी कभी फार्मूला में जो है वो P1V1 और P2V2 का वैल्यू देता है, लेकिन टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल के बारे में नहीं बात करता, और रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस भी है। तो क्या करोगे, कैसे क्या करोगे, तो nRT के जगह पर या तो P1V1 लिख सकते हैं या तो P2V2, यानी वर्क डन का फार्मूला ये भी लिख सकते हैं -P1V1 ln V2/V1 या फिर -P2V2 ln P1/P2। और लॉग में अगर इसी फार्मूले को लिखोगे तो मल्टीप्लाई कर दोगे 2.303 -P1V1 ln V2/V1 या फिर -2.303 P2V2 ln P1/P2। फिर से ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में अगर टेम्परेचर के बारे में जिक्र नहीं किया, नंबर ऑफ मोल नहीं दिया, तो इस nRT के जगह पर या तो P1V1 लिख सकते हैं या तो P2V2 लिख सकते हैं। तो चलो भाई अब हम लोग न्यूमेरिकल के हेल्प से कुछ समझेंगे कि वर्क का जो न्यूमेरिकल है वो किस तरह से होता है और उसके क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से करें। जब भी आप न्यूमेरिकल करते हैं तो वहाँ पर कन्वर्जन बढ़िया से आना चाहिए, है कि नहीं। कन्वर्जन अगर नहीं आता तो आप न्यूमेरिकल कर लिए, लेकिन जिस यूनिट में आपने न्यूमेरिकल किया हुआ है उस यूनिट में अगर आंसर नहीं दिया है तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो बढ़िया से यूनिट कन्वर्जन सीख लो। वर्क का बहुत सारा यूनिट होता है, जैसे प्रेशर और वॉल्यूम का गुना है ना, तो प्रेशर और वॉल्यूम का गुना प्रेशर एटमॉस्फेयर में और वॉल्यूम लीटर में है तो वर्क का यूनिट हो जाएगा एटमॉस्फेयर लीटर। लेकिन आंसर अगर दिया है जूल में तो एक एटमॉस्फेयर लीटर में 101.325 जूल के बराबर होता है। बोलो कितना, एक एटमॉस्फेयर लीटर में प्रेशर एटमॉस्फेयर में था, वॉल्यूम लीटर में था। आपने क्वेश्चन जो सॉल्व किया वर्क के लिए वो एटमॉस्फेयर लीटर में किया, लेकिन आंसर जो दिया हुआ है जूल में दिया है। क्या करोगे, एक एटमॉस्फेयर लीटर को जूल में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर दोगे 101.325 से, अप्रॉक्सीमेटली 100 से। अगर बार लीटर में आया, एक बार लीटर में रट लो, बिल्कुल याद कर लो, 100 जूल के बराबर एग्जैक्टली होता है। एक बार लीटर में 100 जूल के बराबर एग्जैक्टली होता है। देखो अगर प्रेशर पास्कल में दिया और वॉल्यूम मीटर क्यूब में दिया तो गुना करने पर पीवी का वैल्यू डायरेक्टली जूल देगा। पास्कल और मीटर क्यूब जो है ना यूनिट ऐसा यूनिट है, और वर्क का यूनिट भी ऐसा यूनिट में जूल होता है। तो प्रेशर अगर पास्कल में दिया और वॉल्यूम मीटर क्यूब में दिया तो डायरेक्टली आंसर आपको गुना करने पर जूल में ही आएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि प्रेशर दे दिया बार में और वॉल्यूम दे दिया मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब में ये दिया वॉल्यूम और प्रेशर पास्कल में ना बल्कि बार में दिया। क्या करोगे, इस बार को चेंज कर लोगे, किस में, पास्कल में। कैसे करोगे, तो रट लेना है, याद कर लेना है। एक बार में होता है 10⁵ पास्कल। इसी तरह से अगर क्वेश्चन में प्रेशर एटमॉस्फेयर में दिया और वॉल्यूम मीटर क्यूब में दिया तो एटमॉस्फेयर को चेंज कर लोगे पास्कल में। एक एटमॉस्फेयर में होता है 1.0325 इंटू 10⁵ पास्कल। और कभी कभी हो सकता है कि आपको लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करना पड़े। कब करना पड़ेगा, जैसे प्रेशर पास्कल में दिया और वॉल्यूम लीटर में दिया और आंसर जूल में है, तो क्या करोगे, लीटर को मीटर क्यूब में चेंज कर दोगे। एक लीटर में होता है 10⁻³ मीटर क्यूब के बराबर। तो इनका उपयोग न्यूमेरिकल में बहुत आने वाला है, तो बढ़िया से याद करना, बढ़िया से रट लेना। 2 बार लिखना, 3 बार लिखना, 4 बार लिखना, लेकिन ये बिल्कुल याद होना चाहिए, है कि नहीं। तो समझते हैं, जो भी वर्क का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा, बहुत सारे न्यूमेरिकल लेंगे। और न्यूमेरिकल जनरली बच्चा करता क्या है कि थ्योरी पढ़ लिया अब हो गया ना पढ़ाई। अरे नहीं भैया, थ्योरी पढ़ लिया, अब तुमको उसका एप्लीकेशन न्यूमेरिकल में करना पड़ेगा। अब थर्मोडायनेमिक्स में न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आने वाला है, न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल किस तरह से हम लोग करें, कॉन्सेप्ट को किस तरह से इस्तेमाल करें, वो हम लोग यहाँ से सीखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है पहले क्वेश्चन में भाई, देखो क्वेश्चन कहता है कि एक सिस्टम है इज एक्सपेंडेड
एक्सपेंड करने का मतलब वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। फ्रॉम 2 लीटर टू 5 लीटर अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 atm कैलकुलेट वर्क डन। क्या निकालना, वर्क डन कैलकुलेट करना है। क्या दिया है, इनिशियल वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया, ये V1 हो गया, V1 का मतलब इनिशियल वॉल्यूम और V2 का मतलब फाइनल वॉल्यूम, यानी V1 दिया और V2 दिया। और क्या दिया, एक्सटर्नल प्रेशर, देखो ध्यान से क्या कांस्टेंट है, अरे कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर टू एटमॉस्फेयर, इट इज़ एक्सटर्नल प्रेशर। तो यदि एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होता है तो आज ही हम लोगों ने पढ़ा कि जो वर्क डन का फार्मूला है वो होता है -P एक्सटर्नल एंड V2 माइनस V1, है कि नहीं। एक्सटर्नल प्रेशर कितना, 2 एटमॉस्फेयर, 2 पुट किया एटमॉस्फेयर में, फाइनल वॉल्यूम 5, इनिशियल वॉल्यूम 2, ये 3, ये 2 मल्टीप्लाई किया तो 6 -6 एटमॉस्फेयर लीटर आंसर हुआ। अगर आंसर एटमॉस्फेयर लीटर में 4 ऑप्शन में दिया तो यही आंसर हुआ। ये माइनस क्यों आ रहा है, समझ में बात आ रही है, माइनस क्यों आ रहा है, अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था। माइनस का मतलब वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम जब भी बढ़ेगा तो वर्क डन का जो साइन है वो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव का मतलब कौन काम किया, सिस्टम ने काम किया, किस पर, सराउंडिंग पर। कभी भी वॉल्यूम बढ़ेगा तो साइन माइनस आएगा, और माइनस का मतलब सिस्टम काम करता है। लेकिन अगर 4 ऑप्शन एटमॉस्फेयर लीटर में नहीं बल्कि जूल में है तो देखो एक एटमॉस्फेयर लीटर में एग्जैक्टली 101.325 जूल होता है। अरे भाई, तो इसको अगर जूल में लिखना हो तो कैसे करोगे, -6 101.325 से गुना कर देंगे, इतना जूल के बराबर आंसर आपके पास आ जाएगा। और अप्रॉक्सीमेट अगर करना है तो 101.325 के जगह पर 100 आप पुट करेंगे तो आंसर अप्रॉक्सीमेटली जूल में आ जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि एन आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर 1 + 2B atm फ्रॉम 1 लीटर टू 5 लीटर कैलकुलेट वर्क डन। क्या निकालना है, वर्क डन। क्या दिया हुआ है, इनिशियल वॉल्यूम दे दिया 1 लीटर, दिस इज V1। क्या दे दिया, 5 लीटर, दिस इज V2। V1 दे दिया, V2 दे दिया। वर्क डन निकालना है। क्या एक्सटर्नल प्रेशर दिया है, क्वेश्चन में दिया है, लेकिन कांस्टेंट नहीं है बल्कि वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है, वेरिएबल है। तो जब भी एक्सटर्नल प्रेशर वेरिएबल होगा तो वर्क डन के लिए फार्मूला सिखाया था, -P एक्सटर्नल, dV को इंटीग्रेट कर दोगे V1 से लेकर के V2 तक। एक्सटर्नल प्रेशर क्वेश्चन में 1 + 2B है कि नहीं, और dV इसको इंटीग्रेट कर देंगे V1 1 लीटर से लेकर के 5 लीटर तक। इंटीग्रेट करोगे तो dV का इंटीग्रेशन V हो जाएगा और V का इंटीग्रेशन V²/2, तो 2 कैंसिल होकर के V², लोअर लिमिट 1 और हायर लिमिट 5। तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, -V यानी V2 माइनस V1, 5 - 1, V² यानी V2² माइनस V1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये 4 हुआ, दिस इज 25 एंड -1, सो इट इज इक्वल टू 28 - 28। यूनिट जो आएगा वो क्या आएगा, यूनिट जो आएगा वो एटमॉस्फेयर लीटर में आएगा। एटमॉस्फेयर लीटर में यूनिट क्यों आया, क्योंकि प्रेशर एटमॉस्फेयर में दिया और वॉल्यूम किस में है, लीटर में। माइनस साइन क्यों आया, माइनस साइन बता रहा है कि एक्सपेंशन हुआ है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। कौन काम कर रहा है, सिस्टम काम कर रहा है। सिस्टम काम करता है तो एक्सपेंशन होता है और साइन होता है माइनस। लेकिन अब 4 ऑप्शन जो क्वेश्चन में दिया है वो एटमॉस्फेयर लीटर में नहीं बल्कि जूल में दिया है। क्या करोगे भाई, याद है कन्वर्जन, याद है कि नहीं, नहीं याद है तो फिर से रिवाइज करो और देखो कि कन्वर्जन हमने कैसे सिखाया है। एटमॉस्फेयर लीटर को अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है, किससे, 101.325 से। तो इतना जूल आंसर आपके पास आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन में कहता है कैलकुलेट वर्क डन इन गिवन डायग्राम। डायग्राम दिया है, पीवी का डायग्राम है, पीवी का डायग्राम है ए में भी और बी में भी, और डायग्राम दिया हुआ है, इसका मतलब ये जो प्रोसेस है रिवर्सिबल है। ध्यान से सुनो, कभी भी
अगर डायग्राम दिया हुआ है तो इसका मतलब जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क डन डायग्राम वाला हिसाब से हमने बताया था कि पीवी का डायग्राम है तो उस डायग्राम के नीचे का जो एरिया होता है वो वर्क डन के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है कि नहीं। पीवी, फिर सुनो, पीवी का डायग्राम है, डायग्राम दिया मतलब प्रोसेस कैसा, रिवर्सिबल। और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अगर डायग्राम दे दिया तो उसके नीचे का वर्क डन का मैग्नीट्यूड और एरिया जो होगा वो बराबर होगा। यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ये जो डायग्राम दिया ए बी जो प्रोसेस है उसके नीचे का जो एरिया होगा वो वर्क डन के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो क्वेश्चन का ए पार्ट हम क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया कैलकुलेट करेंगे। ए बी जो प्रोसेस है इसके नीचे का एरिया अगर कैलकुलेट करना हो तो ये ट्रापेजियम है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। ये पहला पार्ट हो गया और ये दूसरा पार्ट हो गया, है कि नहीं, बढ़िया समझोगे। तो पहला वाला पार्ट और दूसरा वाला पार्ट के एरिया को दोनों को जोड़ देंगे तो ये टोटल एरिया के बराबर हो जाएगा। तो एरिया अगर हमको टोटल निकालना है तो ऊपर वाला जो एरिया है वो किसका एरिया है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। होता क्या है, हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस, बेस कितना 4 - 2 दैट इज इक्वल टू 2। और ये हाइट कितना, ये 8, ये 5, तो जो डिफरेंस है 3। यानी बेसिकली ये ऊपर वाला जो हमारे पास डायग्राम है राइट एंगल ट्रायंगल उसका एरिया हुआ। नीचे वाला ये है क्या, रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया कितना होगा, लेंथ ब्रेड्थ दैट इज इक्वल टू 2, ये डिस्टेंस 2 और ये 5। तो टोटल एरिया 5 दूना 10 और 3 13। यूनिट की अगर हम बात करें तो बार और ये लीटर, बार लीटर। यानी बेसिकली वर्क डन का जो मैग्नीट्यूड हुआ, ध्यान से सुनो, आप जब एरिया निकालते हैं तो वर्क डन का मैग्नीट्यूड होता है। जब एरिया आपने निकाला उस कर्व के नीचे में तो वर्क डन का मैग्नीट्यूड आया, कितना आया 13 बार लीटर। अगर आंसर जूल में है तो सिखाया था कि बार लीटर को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1300 जूल होगा। और अगर किलो जूल में है तो जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो, यानी 1.3 किलो जूल। अब ध्यान से सुनो, ये वर्क डन का मैग्नीट्यूड आया है कि नहीं, लेकिन वर्क डन पूछता है क्या हो रहा है, साइन आपको लगाना है। ए से बी जाने में वॉल्यूम घट रहा है कि बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। 2 लीटर था 4 लीटर हो गया, वॉल्यूम घट गया कि बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया। और जब भी सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ता है तो साइन जो लगाते हैं वो निगेटिव लगाते हैं। यानी बेसिकली वर्क डन जो हुआ वो -1.3 किलो जूल के बराबर हुआ। माइनस साइन बता रहा है कि सिस्टम काम कर रहा है। क्वेश्चन के बी पार्ट की बात करते हैं तो ये भी पीवी का ही डायग्राम दिया हुआ है और एबीसी डायग्राम के नीचे में जो एरिया होगा वर्क डन के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो एबीसी के नीचे का एरिया हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट करोगे भाई, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करो। पहला पार्ट ये जो प्रोसेस ए बी है इसके नीचे का पूरा एरिया, ये पहला पार्ट हो गया, एरिया नंबर 1 ये निकाल लो। और इस BC के नीचे का पूरा एरिया भी हमको उसमें जोड़ना पड़ेगा। ये भी एक्सपेंशन है, ये भी एक्सपेंशन है, दोनों ही एक्सपेंशन का प्रोसेस है। दोनों को एरिया को हम जोड़ेंगे, वर्क डन के मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाएगा। अब इस BC के नीचे के एरिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, ये एरिया नंबर 2 और ये एरिया नंबर रेक्टेंगल जो 3 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग टोटल एरिया ABC के नीचे का कैलकुलेट कर लेते हैं। इस AB के नीचे का एरिया रेक्टेंगल है, ये डिस्टेंस 3 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस 5 × 10⁴, ये पहला एरिया हो गया। प्लस दूसरा जो राइट एंगल ट्रायंगल है, हाफ मल्टीप्लाइड बेस, ये बेस कितना 3 और ये जो हाइट है 3 × 10⁴ प्लस इसका एरिया रेक्टेंगल का, ये डिस्टेंस 3, ये बेस हुआ और हाइट 2 × 10⁴, ये हाइट हुआ यहाँ से यहाँ तक। और सबको यदि हम जोड़ दें 10⁴ को बाहर कर दो, ये 5 दिया 15, ये 4.5 हो जाएगा और ये 3 दूना 6, 9 6 15, 15 और 6 कितना हो गया 21 और 4 25, यानी बेसिकली 25.5 × 10⁴, ये आप कैलकुलेट करके लाएंगे। अब ये जो वैल्यू एरिया आया उसका अगर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो उसका जो यूनिट होगा क्या हो गया पास्कल लीटर। तो ये वर्क डन का मैग्नीट्यूड हुआ ना भाई।
अगर हम वर्क की बात करें तो बताओ इसका जो साइन होगा प्लस होगा कि माइनस होगा? पहला एक्सपेंशन दूसरा भी एक्सपेंशन, पहला माइनस दूसरा भी माइनस, सिस्टम काम कर रहा है, सिस्टम काम कर रहा है, तो सिस्टम काम करता है, एक्सपेंशन होता है, तो क्या सीखा था प्लस की माइनस? माइनस होता है, तो इसके पहले माइनस लगेगा। तो अगर आंसर पास्कल लीटर में दिया तो आंसर यही हो जाएगा, -25.5 × 10⁴ पास्कल लीटर। लेकिन अगर आंसर जूल में दिया, देखो फिर से बढ़िया से कन्वर्जन आना चाहिए, प्रेशर पास्कल में, वॉल्यूम लीटर में, ऐसा कुछ करें कि पास्कल मीटर क्यू हो जाए, क्योंकि पास्कल मीटर क्यू जो होता है वो जूल कहलाता है। तो इस लीटर को चेंज करो, किसमें? मीटर क्यू में। मीटर क्यू में चेंज करो। क्या सिखाया था? 25.5 × 10⁴, 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यू के बराबर होता है। तो अब यूनिट हो जाएगा पास्कल एंड मीटर क्यू। ये पास्कल मीटर क्यू, इसी को तो हम लोग जूल कहते हैं। यानी बेसिकली इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 255 क्या जूल के बराबर। ये क्या आया? वर्क डन का मैग्नीट्यूड आया। लेकिन वर्क डन पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो वर्क का जो वैल्यू आ गया -255 जूल के बराबर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट वर्क डन इन AB प्रोसेस। सिस्टम दे दिया, आइडियल गैस है, ये A है और ये B है। इस AB प्रोसेस में हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। पहले स्टडी करोगे, ऐसे आंख मूंद करके क्वेश्चन नहीं करना शुरू कर दो कि AB का डायग्राम था, उसके नीचे का एरिया हम निकाल देंगे और वर्क डन के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा। ध्यान रहे, Y एक्सिस पर यहाँ प्रेशर है और X एक्सिस पर वॉल्यूम नहीं। ध्यान रहे, मैं फिर से कह रहा हूँ, X एक्सिस पर वॉल्यूम नहीं बल्कि रेसिप्रोकल ऑफ वॉल्यूम है, 1/V है। P और V का डायग्राम नहीं है भैया, P और V का डायग्राम नहीं बल्कि P और 1/V का डायग्राम है। तो इसके नीचे का हम एरिया नहीं निकालेंगे। फिर क्या करेंगे? उस प्रोसेस को दिमाग से पहचानने का प्रयास करेंगे। पीछे में फर्स्ट लेक्चर में जो हमने सिखाया था कि ग्राफ को देख करके प्रोसेस को पहचानना। तो P और 1/V का ग्राफ, P और 1/V का डायग्राम, क्या ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है? देखेंगे कि 1/V का वैल्यू 1 से 2 हुआ तो प्रेशर का वैल्यू भी 2 से 4 हो गया। यानी प्रेशर 1/V का जो डायग्राम होता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो हम कहेंगे कि वह प्रोसेस आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल में ना PV का वैल्यू कांस्टेंट होता है, P = K/V होता है, P = K/V और 1/V जो कि X एक्सिस पर है और P जो कि Y एक्सिस पर है। P और 1/V का डायग्राम अगर स्ट्रेट लाइन है तो वह जो प्रोसेस होता है वो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। तो क्या ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है? तो उसको पहचानने का तरीका क्या करेंगे? स्केल लेके खींचना नहीं शुरू कर देंगे, बल्कि हम देखेंगे कि X का मान डबल हुआ तो Y का मान भी डबल हो गया। X2/X1 = Y2/Y1। अगर इस तरह से आता है तो इसका मतलब वो स्ट्रेट लाइन के साथ साथ ओरिजिन से पास कर रहा है। यानी ये स्ट्रेट लाइन तो है ही है, ये ओरिजिन से भी पास कर रहा है। यानी कि ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या कहो प्रेशर 1/V का डायग्राम स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन यदि ऐसा होता है तो प्रोसेस कैसा होता है? आइसोथर्मल। तो भाई हमने पहचान लिया कि आइसोथर्मल है। डायग्राम दिया हुआ है, आइडियल गैस है। आइडियल गैस के लिए अगर डायग्राम दिया हुआ रहता है तो प्रोसेस क्या सिखाया था? रिवर्सिबल के इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल यानी ये भी पहचान लिया, चूंकि डायग्राम दिया है। सूत्र सीखो, महासूत्र सीखो, बार बार कहेंगे, रिपीट करते रहेंगे। डायग्राम दिया हुआ है आइडियल गैस के लिए, अर्थात वह जो प्रोसेस है रिवर्सिबल है, यानी यह प्रोसेस रिवर्सिबल आइसोथर्मल का हुआ। तो क्या थोड़ी देर पहले हम लोगों ने रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन का फार्मूला सीखा था? अरे सीखा था भाई। रिवर्सिबल के लिए फार्मूला -nRT/ln। अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो V2/V1, प्रेशर की बात करेंगे तो P1/P2। ये देखो, ये जो है ना, ये V2 नहीं है बल्कि 1/V2 है कि नहीं? कितना? 2। तो यहाँ से V2 कैलकुलेट करोगे, कितना हो गया? 1/2 लीटर, ये पर लीटर। सिमिलरली ये है क्या? ये 1/V1 का वैल्यू है, कितना? 1। तो V1 भी कितना हो गया? 1 लीटर। अब क्वेश्चन में क्या टेम्परेचर का वैल्यू दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है? नहीं दिया।
तो क्या सिखाया था कि अगर टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल नहीं दिया रहे तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए P1 V1 कहो या P2 V2 कहो या nRT कहो, सब बात सेम है। तो इस nRT के जगह पर क्या पुट करें, या तो P1 V1 लिख दें या तो P2 V2, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम होगा। तो माइनस P1 V1 ln V2 अपॉन V1। P1 ये P1 का दो भाई, ये P1 है और ये क्या है P2 है। तो P1 और ये V1, P1 V1 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 ln फाइनल वॉल्यूम 1/2 1/2 और इनिशियल वॉल्यूम 1 लीटर यानी डिवाइड बाई 1। तो देखो यहाँ से यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो -2 ln 1/2 होगा। 2 को ऊपर करो, 1 को नीचे करो, यानी x अपॉन वाई है उसको y अपॉन x करेंगे तो साइन चेंज होता है। तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, और इसको ले सकते हैं 2 ln 2। ln 2 का वैल्यू रट लेना, बहुत बार आता है। ln 2 का वैल्यू 0.7 यानी कि 7 दूना 14 1.4 वर्क डन का वैल्यू आया। यूनिट क्या, प्रेशर का यूनिट बार दिया, वॉल्यूम का लीटर, तो बार लीटर। सर यहाँ तो पॉजिटिव आ गया, वर्क डन का वैल्यू क्यों पॉजिटिव आया, पॉजिटिव ही आना चाहिए भाई। वॉल्यूम जो है वो घट रहा है, कंप्रेशन का केस है। वॉल्यूम पहले 1 लीटर था जो कि घट करके 1/2 लीटर हो गया, 2 नहीं बल्कि 1/2 लीटर। 1 लीटर से घट करके आधा लीटर हो गया, वॉल्यूम घट गया। वॉल्यूम घटता है तो सराउंडिंग काम करता है, और जब सराउंडिंग काम करेगा तो वर्क डन का साइन पॉजिटिव आना चाहिए, यही पॉजिटिव आ रहा है। 12 लीटर आया। अब 12 लीटर से अगर आंसर 12 लीटर बना दे के जूल में दिया, क्या हमने सिखाया था कन्वर्जन किससे गुना करोगे, 12 लीटर को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, अर्थात आंसर हुआ 140 जूल। क्वेश्चन नंबर 5। अब इस क्वेश्चन में वर्क डन कैलकुलेट करना है एबी प्रोसेस के लिए, आइडियल गैस ही है। पीवी का डायग्राम नहीं बल्कि पी और 1/v का डायग्राम है। तो फिर से दिमाग एकदम बिल्कुल सचेत हो जाना चाहिए भैया। पी और वी का डायग्राम नहीं है, एरिया नहीं निकाल दोगे। पी और वी के डायग्राम में उसके नीचे का एरिया निकालते हैं, वो वर्क डन के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। पी और 1/v का डायग्राम है तो पहले प्रोसेस को पहचानने का प्रयास करोगे कि कुछ डिफाइंड प्रोसेस में से वो है क्या। तो देखो P और 1/v का डायग्राम है, तो आइसोथर्मल वाला अगर याद होगा तो P और 1/v का डायग्राम आइसोथर्मल प्रोसेस में कैसा होता था, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो P और 1/v का डायग्राम क्या स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन है। तो फिर से स्केल से ऐसे खींचना शुरू नहीं कर दोगे। कैसे देखोगे, अगर x, ये इसको कह दो x, इसको कह लो y, x का मान डबल हुआ तो y का मान डबल नहीं बल्कि ट्रिपल हुआ, यानी y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x नहीं है। यह जो डायग्राम है वो ऑरिजिन से पास नहीं कर रहा। ऑरिजिन से पास करने के लिए x2/x1 = y2/y1 होना चाहिए। अर्थात ये डायग्राम जो है ऑरिजिन से नहीं पास कर रहा, ऑरिजिन से नहीं पास कर रहा है। तो ऑरिजिन से पास अगर नहीं कर रहा, इसका मतलब ये आइसोथर्मल नहीं है, नॉट आइसोथर्मल। यह प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं हुआ। फिर क्या करोगे, रिवर्सिबल है कि नहीं, डायग्राम दे दिया ना, तो इसका मतलब आइडियल गैस के लिए डायग्राम दिया है तो रिवर्सिबल, गांठ बांध लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डायग्राम दिया तो प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल। तो ये तो बात पक्की है कि प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल। अब क्या करोगे, दिमाग में सोचोगे कि यदि प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम बना लें तो हमारे पास फार्मूला होता है -PdV का इंटीग्रेशन। P एज ए फंक्शन ऑफ V लिख लेंगे और V1 V2 हमें पता है, इंटीग्रेट कर देंगे तो वर्क डन का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रेशर एज ए वॉल्यूम फंक्शन बनाने का प्रयास करोगे। ध्यान से सुनो, ये ऐसा क्वेश्चन जो है थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है और ये नीट में नहीं पूछेगा। नीट में पूछा भी तो ऐसा क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करना, बहुत टाइम लगेगा। इसमें मैथ्स बहुत ज़्यादा है, इंटीग्रेशन वगैरह काफ़ी है, तो ऐसा क्वेश्चन नीट में नहीं आता। जेई मेन में भी आने के चांसेस कम होते हैं। एडवांस में, जेई एडवांस में ऐसा क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहले क्या करोगे कि 1/v जो x एक्सिस पर है उसको x मान लो, है कि नहीं, x मान लिया। इसको 1/v को हम लोगों ने x मान लिया और p को y कह दिया, ये y है। तो ये वाला वैल्यू क्या हो गया, 1 1, है कि नहीं, ये x1 ये y1।
और ये जो वैल्यू है x2 दैट इज इक्वल टू 2, y2 3, यानी वैल्यू जो हो गया x2 एंड y2। अब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो है हमने पढ़ा है, अगर नहीं भी पढ़े हो तो उसको बढ़िया से पढ़ लेना। कभी भी स्ट्रेट लाइन लिखना होता है x और y में तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होता है y माइनस y1 x माइनस x1 और यहाँ पर स्लोप y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। यह फार्मूला बढ़िया से आना चाहिए। तो लिखते भाई y माइनस y1 1 है y1, y2 माइनस y1 y2 माइनस y1 दैट इज इक्वल टू 2, x2 माइनस x1 दैट इज इक्वल टू 1 और x माइनस x1, x माइनस x1 का वैल्यू 1। ये आया। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन को अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 2x एंड माइनस 2 आएगी नहीं। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो वैल्यू आ जाएगा y इट इज इक्वल टू, देखो माइनस 1 को उधर ले जाओ तो 2x एंड माइनस 1, सो y इज इक्वल टू, अब ये y हमने क्या माना था, y माना था प्रेशर, तो प्रेशर इज इक्वल टू 2, x को क्या माना था 1/v, तो रिप्लेस कर दो 1/v से x को एंड माइनस 1, यानी बेसिकली प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम आ गया है कि नहीं। तो वर्क डन के लिए फॉर्मूला सिखाया था माइनस पी डी वी का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, v1 से लेकर के v2 तक। तो करते हैं ना भाई, 2/v माइनस 1 माइनस पी लिखा, dv लिखा, v1 और v2 कितना, तो ये देखो 1/, बहुत बढ़िया से सीखना है। अभी थोड़ी देर पहले भी सिखाया था, ये 1/v1 है 1, तो v1 कितना हो गया 1 लीटर। सिमिलरली ये 1/v2 है, ये जो वैल्यू है 2 का वैल्यू 1/v2 है, तो v2 का वैल्यू अगर हम निकालना चाहे यहाँ से तो v2 का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आएगा 1/2 लीटर। यानी इंटीग्रेट जो करोगे वो करोगे 1 लीटर से v1 का वैल्यू 1 लीटर टू हाफ लीटर। इंटीग्रेशन आना चाहिए। बेसिक मैथमेटिक्स अगर नहीं सीखो तो इंटीग्रेशन का बेसिक फंडामेंटल भी सीख लेना। 1/x का इंटीग्रल ln x होता है, तो 1/v का इंटीग्रल ln v होगा, तो ये हो जाएगा -2, माइनस को बाहर रखो ln v, और dv का इंटीग्रेशन भी, लिमिट रखेंगे लोअर 1 हायर हाफ, और फिर इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके, इट इज इक्वल टू -2 ln v यानी 2 ln हायर लिमिट डिवाइड बाय लोअर लिमिट 1 माइनस v को अगर करोगे इंटीग्रेट तो v2 माइनस v1 दैट इज इक्वल टू 1/2 मतलब 0.5 एंड माइनस 1। तो इसको अगर हम लिख सकेंगे तो आ जाएगा माइनस, अभी देखो 2 को ऊपर ले जाओ 1 को नीचे ले जाओ तो ये हो जाएगा -2 ln 2, अभी सिखाया था लॉ की प्रॉपर्टी, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 0.5, 0.5 में से -1 माइनस 0.5 माइनस माइनस प्लस, मतलब सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं। सो इट इज इक्वल टू -0.5 माइनस, ये देखो ln2 जो होता है 0.7, तो 7 दूना 14 दैट इज 1.4, यानी माइनस 0.9 दैट इज 0.9। यूनिट किस में, बार लीटर में। जूल के लिए 0.9 में मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये जूल हो जाएगा 90 जूल के बराबर हो जाएगा।